नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। रक्षा मंत्री और सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। अगस्ता मामले में झूठ बोलने का आरोप, अमेरिकी वेबसाइट पर भी मुकदमे की तैयारी। मंत्रियों के साथ सोनिया गांधी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष से मिली लोकतंत्र बचाने की ताकत। कैबिनेट के कई अहम फैसले। बनारस से नीतीश कुमार ने किया यूपी चुनाव का आगाज। कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क। संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज का नारा। विजय माल्या के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय की सीबीआई को चिट्ठी। माल्या को वापस भेजने से ब्रिटेन का इनकार। शशांक मनोहर आईसीसी के नए चेयरमैन। 2 साल का होगा कार्यकाल। कहा, चेयरमैन बनना सम्मान की बात। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज जेडीयू की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया और ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने की कोशिश की आलोचना भी की। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों पर शराबबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की। रैली में वो बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत दिया था, लेकिन अब लोगों को उनकी कथनी और करनी की हकीकत पता चल गई है। बिहार की जनता ने उनको इसका जवाब भी दे दिया। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो चुके हैं, वायदों को पूरा करने में फेल साबित हो चुके हैं। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो भावनात्मक मुद्दों को उभारना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में आए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहने के लिए कि भाई ये भाजपा के लोगों को ठीक ढंग से पहचान लीजिए। इनके कथनी और कंत्री करनी में कोई तुलना नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए आरएसएस की विचारधारा की आलोचना की और देशभक्ति बनाम देशद्रोह के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई लड़ी, ये कहीं नहीं थे और आजकल सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। आप तिरंगा का नाम लेने लगे, यही हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप तिरंगा के तो हिमायती थे नहीं, आप तो भगवा के हिमायती थे और आज भी उसके हिमायती। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की तरह ही दूसरे राज्यों में भी शराबबंदी लागू करने की सलाह दी। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। रैली में नीतीश कुमार के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार ही रही और वो समाजवादी पार्टी पर कुछ बोलने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू की कोशिश यहां भी बिहार की तरह ही गठबंधन बनाने की है। साथ ही पार्टी उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ाने में भी लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पहले राज्य की जनता को सुरक्षा मुहैया कराएं और युवाओं से किए अपने वादों को पूरा करें। नीतीश कुमार जी सबसे पहले बिहार की जनता को सुरक्षा और सम्मान की जो गारंटी की देने की बात करते हैं उसको तो बहाल करें। बिहार के नौजवान जो रोजगार की बात देख रहे हैं उसको तो दिलवाने की बात करें। बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको तो शुरू कराने की योजनाएं बनाएं। बिहार के कोसी का जो दर्द है उसको तो सुनने का काम करें। नीतीश कुमार जी को जनता ने जिस भरोसे से ताकत सौंपी है, अफसोस है कि वो उसको पूरा करने में असफल सिद्ध हुए। नीतीश कुमार की बनारस की इस रैली पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बनारसी क्यों नीतीश कुमार की रैली के लिए जो आगाज़ किया है और जिस तरीके से मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र में जाकर, वहाँ पर उनके संसदीय क्षेत्र में जाकर जिस तरीके का हमला है, क्या संकेत देना चाहते हैं? 2 कारण है बनारस क्यों। बनारस इसलिए बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। पहली बात तो ये है। तो अगर नीतीश कुमार अपने को राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के समकक्ष स्थापित करना चाहते हैं
क्यों अभी वो मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उसके लिए उनके गढ़ में जाके चुनौती देना एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है बिहार से बहुत नजदीक है बनारस, तो बिहार की जो हवा पुरवाई चलती है तो बनारस तक आते आते उसमें असर रहता है उसका। तीसरा कारण है सामाजिक क्षेत्र। बनारस और उसके आसपास जो नीतीश कुमार का जो सजातीय आधार है, जो कुर्मी वोट हैं और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो एक वोट बैंक नीतीश कुमार का जेडीयू का है उस बिहार में, उसकी एक बहुत बड़ी आबादी है। जो उसी आप याद कीजिए, सोनेलाल पटेल जो है वो कानपुर के रहने वाले थे और बनारस से चुनाव लड़ते, कोलसला से लड़ते थे चुनाव, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए अगर आपने देखा अभी कि नीतीश कुमार की रैली में सुनने बहुत सारे लोग आए अनपेक्षित रूप से, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू का उत्तर प्रदेश में ना कोई सांगठनिक ढांचा है ना कोई आधार है, फिर भी नीतीश कुमार को सुनने अगर वहाँ हजारों की संख्या में जैसे कि भीड़ दिखाई पड़ रही लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ सामाजिक कारण भी है। तो एक सामाजिक कारण, एक नीतीश कुमार के प्रति एक आकर्षण, और दूसरा प्रधानमंत्री का गृह चुनाव क्षेत्र। तो इन तीनों को लेकर के बनारस से बेहतर जगह उत्तर प्रदेश में शुरुआत करने के लिए और कौन सी हो सकती है। और दूसरी बात मैं समझना चाहूँगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की दलों की स्थिति है, चाहे बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, इनका एक अपना फिक्स वोट बैंक हो चला है। ऐसे में नीतीश कुमार जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे को बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी अड़चनें आप देखते हैं? देखिए, जो भी मोर्चा बनेगा बीजेपी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो एक साथ आएंगे नहीं, ये तो आप मान लीजिए। उनको आना, वो लालू यादव और नीतीश कुमार तो बिहार में एक हो सकते हैं, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह एक साथ हो जाए ये असंभव है अभी आज की तारीख में। वैसे राजनीति में लोग कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अपना हम लोगों की जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से तो मोर्चा जो बनेगा उसमें कांग्रेस होगी, जेडीयू हो सकता है, अजीत सिंह अभी उनका पता नहीं है वो किधर रहेंगे, अगर इधर रहे तो वो भी हो सकते हैं, बाकी कुछ छोटे दल हो सकते हैं ये मोर्चा। और नीतीश कुमार जी बहुत व्यवहारिक आदमी हैं, वो जनता दल यू की ताकत बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में एक ठीक ठाक साइजेबल शेयर लेंगे उस मोर्चे में, लेकिन नेतृत्व की भूमिका में वो अपने को नहीं लाएंगे। जानते हैं कि जनता दल यू का उत्तर प्रदेश में उस तरह से आधार नहीं है, आज भी कांग्रेस का वोट बैंक और आधार उसकी तुलना में ज्यादा है। तो निश्चित रूप से कई बार कह भी चुके हैं इस बात को कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और वो, लेकिन मोर्चे में अपनी एक मजबूत उपस्थिति वो कराना चाहेंगे और उस मोर्चे को भी नीतीश कुमार की जरूरत होगी, क्योंकि अगर मोर्चा बनता है तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 8 से 10% जो है, जो नीतीश कुमार की जाति जो है, देखिए जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में होनी है, ये जैसे बिहार में हुई, तो जाति समीकरण की जब राजनीति होगी तो यादव वोट बैंक जो है वो तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साथ है, दलितों में दलित वोट बैंक मायावती जी के साथ है। अब पिछड़े वर्गों पर नजर है भाजपा की भी, उस पर नजर जनता दल यू की भी है। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना के भाजपा ने वो दांव खेला है कि कोयरी, कुर्मी और ये जो मौर्य जी जो पूरा समुदाय है, ईबीसी और उसको अटैक, उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़ी बाधा बनेंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जब आएंगे चुनाव प्रचार में, अग्रेसिव प्रचार में, तो बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा है और एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी, एक प्रशासक के रूप में उनकी छवि है, गवर्नेंस और डेवलपमेंट उस मामले में, और सेकुलर। तो इन सारी चीजों को मिलाकर के मुस्लिम वोट को भी प्रभावित करेंगे, पिछड़े वोट को भी प्रभावित करेंगे और कांग्रेस के साथ मिल जाने से एक ताकत बन जाएगी। अगर ये मोर्चा बनता है तो मुझे लगता है अभी जो लोग उत्तर प्रदेश में सिर्फ भाजपा, बसपा और सपा की बात करते हैं वो मजबूर होंगे इस मोर्चे की बात करने, इस मोर्चे की तरफ। और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार का है, मैं जातिगत समीकरण के लिहाज से देखूं अगर बिहार में है, कुछ उसी को शायद यूपी में दोहराना चाहते हैं और उसी पर नज़र बीजेपी की है अगर वो उत्तर प्रदेश की सत्ता के करीब कहीं पहुंचती है। यानी नीतीश कुमार के आने से भले ही उनको उतना फायदा ना हो, लेकिन बीजेपी की राह जरूर मुश्किल कर देंगे वो। निश्चित रूप से मैंने इसीलिए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना के, प्रदेश अध्यक्ष बना के भाजपा ने वही दांव खेला है कि वो उन अन्य पिछड़े वर्गों को अपने साथ लेना चाहती है जो इस समय लीडरलेस हैं उत्तर प्रदेश में। एक समय में ये सारे लोग लोकदल और उसके बाद जनता दल के साथ थे, ये सारे वर्ग, आज पिछड़े वर्ग भी, कुर्मी भी, यादव भी। जब बेनी प्रसाद वर्मा एक बड़े कुर्मी नेता होते थे उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ थे, बाद में बसपा के साथ, बुंदेलखंड में जिस तरह से ये वोट बसपा के साथ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और इधर जो है इस क्षेत्र में जो तराई के क्षेत्र है वहाँ भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है। बनारस में उधर सोनेलाल पटेल ने इसी आधार पर पार्टी बनाई थी, लेकिन इन सोनेलाल पटेल की मृत्यु हो गई, भाजपा कमजोर हो गई, बेनी प्रसाद वर्मा इनएक्टिव हो गए, तो ये सारा जो सामाजिक वर्ग जो है ये अभी नेतृत्वहीन की स्थिति में है। उसके पास अपनी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है ना कोई रणनीति है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है अगर आएंगे, और आएंगे अगर क्या, अब तो आएंगे, तय हो गया है, तो निश्चित रूप से बड़ा केंद्र और ध्रुव बनेंगे इस वर्ग के लिए, तो ये भाजपा के लिए भी एक चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
5 राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और राज्य में सियासी संकट के दौरान पार्टी अध्यक्ष की ओर से मिले समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और दूसरे मसलों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटने और मुख्यमंत्री पद पर बहाली के बाद हरीश रावत गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी थे। हरीश रावत ने पार्टी अध्यक्ष के साथ राज्य के सियासी हालात पर चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो राज्य की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष को धन्यवाद देने आए थे। उत्तराखंड में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी उसमें आपके मार्गदर्शन ने और आपके राष्ट्रव्यापी अभियान ने लोकतंत्र बचाने के हमको बड़ी ताकत दी और अनंतो गत्वा उत्तराखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। इससे पहले देहरादून में हरीश रावत ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और सरकार की ओर से पहले लिए गए फैसलों को जल्द लागू करने पर जोर दिया। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। गरीब के लिए, बेरोजगारों के लिए हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। महिलाओं के कल्याण को, अल्पसंख्यक जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। राज्य में करीब 1.5 महीने पहले सियासी संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के नतीजे के बाद बुधवार को हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया था। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कांग्रेस विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि स्वामी ने सदन में झूठ बोला और उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए हैं वो विश्वसनीय नहीं है। इसके साथ ही एक अमेरिकी वेबसाइट पर भी मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कांग्रेस ने कही है। जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा में हुई चर्चा में स्वामी ने इसी वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस पार्टी कल ही डॉक्टर स्वामी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव करने वाली है और हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस आदमी ने 4 तारीख को राज्यसभा में झूठ बोला है, भयंकर झूठ बोला है। राज्यसभा की आज कार्यवाही दिवंगत सदस्य प्रवीण राष्ट्रपाल को श्रद्धांजलि देने के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्य प्रवीण राष्ट्रपाल का आज सुबह निधन हो गया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने सदन को सदस्य प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन की सूचना दी। सभापति ने दिवंगत सदस्य के योगदान का उल्लेख किया। इसके बाद सदन में दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Passing away of Shri Praveen Rashtrapal, the country has lost a distinguished parliamentarian, a noted trade unionist, and a dedicated social worker. We deeply mourn the passing away of Shri Praveen Rashtrapal. प्रवीण राष्ट्रपाल का जन्म 24 दिसंबर 1939 को गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। वो अक्टूबर 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2006 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में नामित किया गया। 2012 में वो दोबारा राज्यसभा के लिए चुने गए। जाने माने ट्रेड यूनियनिस्ट प्रवीण राष्ट्रपाल राजनीति में आने से पहले सिविल सेवा में भी रहे।
राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को चुनाव होगा। चुनाव आयोग इसके लिए 24 मई को अधिसूचना जारी करेगा। जून से अगले राज्यों में राज्यसभा के 55 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक की 2 सीटें खाली हैं, उनके लिए भी साथ में ही चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 11, तमिलनाडु की और महाराष्ट्र की 6 सीटें शामिल हैं। साथ ही बिहार की 5, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना समेत कई राज्यों में राज्यसभा से खाली हो रही सीटों के लिए भी मतदान होगा। और अब बात सूखे और जल संकट की। महाराष्ट्र सरकार ने 29,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिनमें ज़्यादातर गांव मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस महीने मुंबई उच्च न्यायालय को इसे लेकर आश्वासन दिया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में गंभीर जल संकट के मद्देनज़र राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि वो राज्य के 29,000 से ज़्यादा गाँव में उन्हें सूखा घोषित करेगी और सूखा नियमावली 2009 के मुताबिक राहत के उपाय किए जाएंगे। सरकार सूखा प्रभावित इलाकों, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में पानी की किल्लत से निपटने के लिए सख्ती से कई योजनाओं को लागू कर रही है और कदम भी उठा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सूखे की हालत की जानकारी दी थी। सूखे से जूझ रहे बांदा में खेतीबाड़ी तबाह हो चुकी है और सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार राहत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उन तक मुआवजा भी नहीं पहुंच रहा। पेश है राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। अतरहट गांव के भूरा विश्वकर्मा की फसल बेमौसम बारिश से तबाह हो गई। मदद के नाम पर इन्हें और इनके भाई को 750 रुपए के 2 चेक दिए गए, लेकिन वो भी पुरानी तारीख के। अब ये लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला। सूखा राहत आया था तो कहा गया कि मिलेगा, आपके खाते में आ जाएगा। मेरे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। न मुझको एक चेक दी गई है जो आज भी मेरे पास रखी है मौजूद, वो भी 700 रुपए की है। तो वो मैं बैंक में गए, बैंक वालों ने मुझको वापस कर दिया। यहाँ अरहर की अच्छी फसल होती रही है। अरहर भले ही 200 रुपए किलो पहुँच गई हो, लेकिन पानी की कमी से जो अरहर हुई है वो 20 रुपए किलो में भी नहीं बिक रही। अरहर को कुछ नहीं काट रही है और फसल में कुछ ठिकाना है ही नहीं है। गेहूँ तो बहुत सारा आएगा है, वो में कुछ नहीं करता है। 2 कुंटल का बीघा का कुंटल भर गिरे थे। बांदा जिले की 15 लाख की आबादी सूखे की चपेट में है। लोग सरकारी मदद से भी नाखुश हैं। हमको सरकार कोई मुआवजा नहीं मिला। लेखपाल हमारा नंबर ले गया, वहाँ बोलता है कि हर बार जो बोलते हैं कि सर पैसा नहीं हमारे खाते में गया, तो कहता है कि तुम्हारे खाते में मैंने भेज दिया। अच्छा। हाँ, वो सर हमको पैसे ही नहीं मिलता। हम कई बार सर दौड़ दौड़ के हम गए। सूखे से निपटने और किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन किसानों की बदहाली देखते हुए ये मदद नाकाफी साबित हो रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बांदा। दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों की विधायकी अब खतरे में पड़ सकती है। आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया है कि इन 21 संसदीय सचिवों को विधानसभा में कमरे आवंटित किए गए। हालांकि इन सभी बिल की तरफ से दफ्तर के लिए कमरे आवंटित किए गए। 21 संसदीय सचिव को 21 ऑफिस अलॉट करे गए विधानसभा में। तो इससे जो ऑफेंस साबित होता है, नंबर 1 ये डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं एज पर लॉ। और खुद केजरीवाल जी ने जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ एक्ट को अमेंडमेंट के लिए भेजा, तो उससे भी साफ जाहिर होता है कि इनकी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है। प्लस इन्होंने फॉल्स एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल किया कि इन्होंने कोई ऑफिस इनको नहीं मिला, जबकि आरटीआई कह रही है ऑफिस मिला। संसदीय सचिवों की माने तो उन्होंने इन कमरों का ना तो इस्तेमाल किया और ना ही सरकार से किसी और तरह का लाभ लिया। बतौर पार्लियामेंट सेक्रेटरी किसी को भी कोई न तो रूम अलॉट हुआ है, न किसी ने इस्तेमाल किया है। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैंने कोई रूम या कोई फैसिलिटी कहीं भी बतौर पार्लियामेंट सेक्रेटरी न तो मिली है और न मैंने इस्तेमाल किया और न ही मुझे मिलनी थी। हालांकि इन बोर्ड पर अगर नजर डालें तो ये नाम साफ बता रहे हैं कि सुविधाओं का लाभ किसने लिया। पार्टी ने बचाने के लिए गोलमोल जवाब दे रही है। पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, संसदीय सचिव वाला जो मसला है उसमें जो मेन मुख्य टर्म है वो पिक्यूनरी गेन का है, आर्थिक लाभ का है।
और अपने जवाब में पूरी ईमानदारी से सारे संसदीय सचिवों ने स्पष्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई भी आर्थिक लाभ इस पद पर आने के बाद नहीं प्राप्त हुआ। जानकारों की माने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिर्फ भत्ता लेना नहीं है, कमरा लेना भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ही आता है। कमरा मिलना तो डायरेक्ट लाभ है, कमरा और गाड़ी तो सबसे पहला लाभ है। आपको कमरा मिला, कुर्सी मेज मिली, ऊपर एसी लगा, स्टाफ मिला, फर्नीचर मिला, स्टेशनरी मिली, चपड़ासी मिला, और लाभ क्या है? इसका पैसा कहाँ से आएगा? हमारे तुम्हारे टैक्स पेयर के पैसे से ही तो आएगा। यही तो लाभ है, ये बाकी विधायकों को तो नहीं है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने मंगलवार को चुनाव आयोग को जवाब सौंपकर कहा था कि उन्होंने संसदीय सचिव के तौर पर वेतन, भत्ता, दफ्तर या गाड़ी नहीं ली है, लिहाजा उनकी विधायकी रद्द नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के संसदीय सचिव कह रहे हैं कि उन्होंने इस पद पर बैठकर किसी तरह का कोई लाभ नहीं लिया, जबकि सरकार ने आरटीआई के जवाब में बताया कि उन्हें सुविधाएं दी गई हैं। अब एक ही बात हो सकती है, या तो आरटीआई में गलत जानकारी दी गई है या तो फिर ये संसदीय सचिव सच नहीं बोल रहे। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कर्जदार विजय माल्या पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और उसके लिए निदेशालय ने इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। इस बारे में सीबीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है। इससे पहले ब्रिटेन ने बुधवार को माल्या के निर्वासन से इनकार करते हुए ये भरोसा दिया कि भारत माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश करेगा तो उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। ईडी माल्या की 9,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों और कंपनियों के शेयरों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ गोवा कलेक्टर ने बैंकों को विजय माल्या के कैंडोलिन में स्थित किंगफिशर विला पर कब्जा करने की मंजूरी दे दी है। That government of India could make a request of mutual legal assistance or extradition. FCO has said that the Crown Prosecution Services would be willing to discuss the key issues to consider with our High Commission. So we now await the advice of the Enforcement Directorate on the next steps. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। गुरुवार को उन्हें बिना किसी विरोध के चुन लिया गया। मनोहर ने मंगलवार को ही बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 2015 में जगमोहन डालमिया के निधन के बाद दूसरी बार ये पदभार संभाला था। शशांक मनोहर 2008 से 2011 तक भी बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। गौरतलब है कि मनोहर ने ऐसे समय पर अपने पद से इस्तीफा दिया जब लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को अमल में न लाने को लेकर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेल रहा है। लीबिया से छुड़ाए गए 29 भारतीयों की घर वापसी हो गई है, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। छुड़ाए गए लोगों में 16 केरल और बाकी तमिलनाडु के हैं। ज़्यादातर लोग सबरत शहर के अस्पताल में काम कर रहे थे। लीबिया में 2011 से आंतरिक संघर्ष जारी है। लीबिया खराब है, अभी बहुत प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम मतलब क्या, अभी दो तरफ फैमिली है ना, फैमिली जो फाइटिंग है ज़्यादा। ये बात में क्या है, गवर्नमेंट नहीं है, अभी 4 गवर्नमेंट है और कुर्सी के लिए लफड़ा चल रहे हो, कुर्सी के लिए। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। उन्हें निलंबित करने और महाभियोग चलाने का प्रस्ताव आज सीनेट में बहुमत से पारित हो गया। रोसेफ के बाद ब्राजील के उपराष्ट्रपति मिशेल टेमर राष्ट्रपति पद संभालेंगे। ब्राजील में करीब 20 घंटों की बहस के बाद राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया। 81 सदस्यों वाली सेनेट में 55 सदस्यों ने महाभियोग के प्रस्ताव में मतदान किया, जबकि 22 लोगों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। महाभियोग की कार्रवाई पूरे होने में 6 महीने लग सकते हैं। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के साथ ही ब्राजील में पिछले 13 सालों से रूसेफ की वामपंथी वर्कर्स पार्टी की सरकार का खात्मा हो गया। डिल्मा रूसेफ की जगह उपराष्ट्रपति मिशेल टेमर अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। Acho que o impeachment que está sendo votado hoje no Senado não resolverá nossos problemas, porque apesar de eu não ser a favor do governo da Dilma, a troca de presidente não resolveria nossos problemas, até o final, porque ela foi votada democraticamente por
टेमर ब्राजील की सेंटर राइट पार्टी PMDB के सदस्य हैं। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को आर्थिक मंदी से उबारने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।